नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो नवंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अच्छा, इन दोनों पार्ट की वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और जितने भी अभी तक गिरिराज की एडिशंस हुई हैं उन सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। वो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमारे पास है वो है, व्हेन वॉज जनमंच स्कीम स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जनमंच योजना की शुरुआत कब हुई। पहले तो ये जानते हैं कि गिरिराज पत्रिका में ये जनमंच कार्यक्रम क्यों न्यूज़ में चला था। देखो, जनमंच इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि अभी सरकार ने डिसाइड किया है कि काफ़ी टाइम से जो है वो जनमंच आयोजित नहीं किए गए हैं। तो अब जो है वो जनमंच का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। इस जनमंच में होता क्या है ये भी बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 3 जून 2018 को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, 3 जून 2018 को जो था इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है। देखो, इसका उद्देश्य ये है कि सरकार के जो प्रतिनिधित्व हैं, जैसे हमारे MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो लोग जो हैं वो जनता के साथ जो है वो सीधा संवाद कर सकें, उनकी शिकायतें सुन सकें और उन शिकायतों का जो है वो सीधे तौर पर निवारण भी कर सकें। इसीलिए ये जनमंच कार्यक्रम चलाया गया। इसकी शुरुआत 3 जून 2018 में की गई थी। अभी देखो, कोरोना टाइम चला था तो उस टाइम से लेकर जो था वो जनमंच कार्यक्रम जो था वो आयोजित नहीं किए गए। परंतु अभी जैसे ही ये थोड़ा सा ठीक पटरी पर कार्यक्रम आ रहा है, वैसे ही जनमंच कार्यक्रम जो है वो आयोजित करवाए जाने लगे। तो अभी सरकार ने जो है वो जनमंच को फिर से स्टार्ट करने का फैसला लिया है। अभी ये 11 जिलों में आयोजित करवाया जाएगा। ये लाहौल स्पीति में आयोजित नहीं करवाया जाएगा। बाकी जितने भी जिले हैं हिमाचल के 11 के 11, उन सभी में ये जनमंच कार्यक्रम चलेगा। अच्छा, पिछले कल भी हमने एक पोर्टल के बारे में पढ़ा था, वो था माई गॉव वेब पोर्टल। ये इंपॉर्टेंट पोर्टल है। इस पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी या तो इसको लॉन्च कब किया गया था ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर पूछ ले जाएं तो ये डायरेक्टली आप इनका आंसर कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है। देखो, ये जो माई वेब गॉव पोर्टल है, माई गॉव वेब पोर्टल है, तो ये 6 जनवरी 2020 को जो था वो लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर रिसेंटली 108 बाइक एम्बुलेंस सर्विसेज हैज़ बीन स्टार्टेड। तो अभी हाल ही में कहाँ पर 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। देखो, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो अभी की बात करें तो अभी ये स्टार्ट की गई धर्मशाला में। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो कुछ दिन पहले ही सरकार ने डिसाइड किया था धर्मशाला और मंडी में ये चलेगी, परंतु अभी धर्मशाला में चल पड़ी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो था ये गिरिराज पत्रिका में आया था। अभी भी इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जानेंगे तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो था वो सबसे पहले बाइक एम्बुलेंस सर्विस जो थी 2018 में स्टार्ट की थी। 2018 में सरकार के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी बाइक एम्बुलेंस सर्विस। और ये बाइक एम्बुलेंस सर्विस जो थी वो शिमला सिटी में स्टार्ट की गई थी सबसे पहले। ये भी आप याद रखिएगा कि शिमला सिटी में स्टार्ट की गई। उसके बाद सरकार ने डिसाइड किया कि धर्मशाला और मंडी में इसको अब चलाया जाएगा। अच्छा, इस बाइक एम्बुलेंस का एडवांटेज क्या है, क्यों इसको चलाया जा रहा है बाइक एम्बुलेंस को। देखो, हिमाचल में आपको पता है तंग रास्ते हैं, कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ नहीं जा सकती। तो बाइक एम्बुलेंस अगर होगी, अगर कोई छोटा रास्ता है तो उन रास्तों में जो है वो बाइक एम्बुलेंस जा सकेगी और लोगों को जो है वहाँ पर जाकर फर्स्ट एड एटलीस्ट प्रोवाइड करवा सकती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है बाइक एम्बुलेंस का। सबसे पहले ये शिमला में स्टार्ट की गई 2018 में, शिमला सिटी में, और उसके बाद अभी डिसाइड किया कि मंडी और धर्मशाला में भी इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये आप इसके बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सौर सिंचाई योजना। सौर सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहली नंबर पर दिया गया कि अंडर दिस स्कीम 85% असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंपिंग मशीनरी ऑन इंडिविजुअल बेसिस। और दूसरे नंबर पर दिया गया 80% असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मीडियम एंड बिग फार्मर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंपिंग मशीन्स ऑन इंडिविजुअल बेसिस।
तो इसमें कहा गया कि अगर कोई किसान है वो स्मॉल है या फिर मार्जिनल है, छोटा है या फिर सीमांत किसान है, वो इस योजना को लगाता है अपने घर में, अपने खेतों में, तो उसको 85% डिस्काउंट दिया जाएगा। दूसरे में कहा गया कि कोई ऐसा किसान है जो मध्यम या बड़ी श्रेणी में आता है, उस किसान को 85% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उनको 85% सब्सिडी नहीं दी जाती। तो कितनी परसेंट सब्सिडी दी जाती है? 90% सब्सिडी उनको दी जाती है। तो इस हिसाब से पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर 90% आएगा, 90% सब्सिडी दी जाती है, और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी ओनली 2 जो है वो सही होगा। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है। तो ये सौर सिंचाई योजना है क्या, इसके बारे में जानिए। देखो, इस योजना के तहत जो है वो 90% असिस्टेंस जो है वो दी जाती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, अगर उन्होंने सोलर पंपिंग मशीनरी जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पर लगवानी है। और 80% सब्सिडी जो है वो दी जाती है मीडियम और बिग फार्मर को, अगर उन्होंने सोलर पंपिंग मशीनरी जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पर इंस्टॉल करवानी है। और 100% सब्सिडी जो है असिस्टेंस भी दी जाती है इसमें, वो किसको दी जाती है? 100% असिस्टेंस दी जाती है अगर मिनिमम 5 किसान जो हैं इस स्कीम को इंस्टॉल करवाते हैं। मतलब इंडिविजुअल बेसिस पर ये 100% सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अगर 5 किसान मिलकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने खेतों में इस तरह की स्कीम लगवाएंगे, तो उन 5 किसानों को जो है वो 100% असिस्टेंस जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, 90%, 90 के बाद डायरेक्टली 80% और 80 के बाद डायरेक्टली 100%। किस किस को दी जाती है, क्या बेसिस रखे गए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना भी काफ़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट बेटी है अनमोल योजना। बेटी है अनमोल योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, बेटी है अनमोल योजना की बात कहाँ पर हुई? बेटी है अनमोल योजना की बात हुई जनमंच कार्यक्रम जब चला था, तो उस दौरान यहीं पर आर्टिकल में आया था बेटी है अनमोल योजना के बारे में। पहले नंबर पर कहा जाता है कि अंडर द स्कीम पोस्ट बर्थ ग्रांट ऑफ 12,000, इनके बच्ची को जो है वो 12,000 रुपये की असिस्टेंस दी जाएगी इस योजना के तहत। और दूसरे नंबर पर कहा जाता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू ग्रेजुएशन इज प्रोवाइडेड टू गर्ल्स बिलोंगिंग टू बीपीएल फैमिलीज। मतलब पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक जो है क्या किया जाएगा? फ्री एजुकेशन दी जाएगी लड़कियों को, अगर कोई भी बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती हैं। और कब तक दी जाएगी? अगर किसी परिवार में 2 लड़कियां हैं तो उन 2 लड़कियों को जो है वो असिस्टेंस दी जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अभी जो बेटी है अनमोल योजना, इस योजना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बेटी है अनमोल योजना के तहत जो है, अगर कोई बच्ची बीपीएल परिवार में जन्म लेती है तो उसके जन्म पर जो है वो 12,000 रुपया प्रति बालिका की दर से जो है वो प्रदान किया जाता है। पहली कंडीशन ये हो गई कि 12,000 रुपया प्रति बालिका के जन्म पर दिया जाता है। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है लड़कियों को। परंतु यहाँ पर इन्होंने क्या कंडीशन रख दी कि ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये 2 बच्चियों तक ही दी जाएगी। अगर 2 बच्चियों तक सीमित रहेगी, मतलब बीपीएल परिवार में 2 लड़कियाँ हैं, उन्हीं को मिलेगी, तीसरी बेटी को ये योजना नहीं मिलेगी। तो ये है बेटी है अनमोल योजना। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाएं भी हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो। देखो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो है बेसहारा लड़कियों के अभिभावकों को जो है उन लड़कियों की शादी पर जो है वो 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसमें इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि जो लड़की के अभिभावक हैं उनकी वार्षिक आय जो है वो 35,000 से कम होनी चाहिए, तभी उनको ये 51,000 रुपये की असिस्टेंस जो है वो दी जाएगी। एक तो ये योजना हो गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। दूसरे नंबर पर आती है अंतर्जातीय विवाह योजना। तो अंतर्जातीय विवाह योजना जो है, इसमें भी पुरस्कार दिया जाता है। अगर कोई अंतर्जातीय इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उनको जो है वो 50,000 रुपये का इनाम जो है, या इनाम कह लीजिए या पुरस्कार कह लीजिए, वो दिया जाता है। तो ये याद रखिए इन 3 योजनाओं के बारे में। तीनों ही योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहले देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, फिर बात करेंगे कि क्यों ये गिरिराज पत्रिका में आया था।
सबसे पहले नंबर पर दिया गया है कि तीर्थन वैली क्या ये मंडी में स्थित है, दूसरे नंबर पर दिया गया है क्यारदादून वैली क्या ये सोलन में स्थित है, और तीसरे नंबर पर दिया गया है इमला बिमला वैली क्या ये मंडी में स्थित है, या फिर ये सभी की सभी स्टेटमेंट ही करेक्ट है। देखो ये जो तीर्थन वैली है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो तीर्थन वैली है ये मंडी में स्थित नहीं है। फिर ये कहाँ पर स्थित है, तीर्थन वैली कुल्लू में स्थित है, तो यहाँ पर तो कुल्लू होगा। उसके बाद क्यारदादून वैली आता है, तो क्यारदादून वैली कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर है, ये सिरमौर में स्थित है, तो यहाँ पर सिरमौर आएगा। उसके बाद आता है इमला बिमला वैली, तो इमला बिमला वैली कहाँ पर है, ये मंडी में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें कि नॉट करेक्ट, तो ए और बी जो है वो सही नहीं है और ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ये ए है, ए और बी जो है वो इसका आंसर होगा। तीर्थन वैली के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्यारदादून वैली के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है और इस वैली को जो है पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्यारदादून वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इमला बिमला की बात करें तो ये तो मंडी में स्थित है, ये आपको पता होगा। अब जो गिरिराज पत्रिका में आया था वो क्या था, तो गिरिराज पत्रिका में जो था वो तीर्थन वैली के बारे में आया था। क्या कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट इस तरह से था क्योंकि सैलानी जो टूरिस्ट हैं वो तीर्थन घाटी की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तीर्थन घाटी है कहाँ पर, ये देखो तीर्थन घाटी जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और कुल्लू की ग्राम पंचायत है श्रीकोट। श्रीकोट में जो है वो सरेहा बार्ड है, यहाँ पर ये तीर्थन वैली जो है वो स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा इस तीर्थन वैली के बारे में। जो गिरिराज पत्रिका में दिया गया था वो मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनता है इंपॉर्टेंट वो बता दिया। बाकी तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर्म टू प्रमोट टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया। देखो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो पर्यटन विकास निगम का जो गठन था वो किया गया था 1972 में। ऑप्शन बी 1972 जो है वो सही आंसर है। अब 1972 में जो था इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों ये गिरिराज पत्रिका में आया था। कॉन्टेक्स्ट इस तरह से था कि अब हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनका पहले तो क्या होता था, बागवानी यानी कि कृषि के साथ वो ज़्यादा जुड़े होते थे। अब वो लोग जो हैं वो कृषि के साथ साथ जो है वो पर्यटन को भी व्यवसाय बना रहे हैं, वहाँ से भी वो लोग आजीविका कमा रहे हैं, उनको आजीविका का साधन एक मिला है। तो इस तरह से बात कही गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिनकी बात अभी करनी चाहिए वो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हिमाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूशन, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। उसके बाद HPMC की स्थापना भी 1974 में ही की गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना भी 1974 में ही की गई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आप याद रखिए। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं एक पहले हम इनकी बात कर चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पर बात इनकी हो चुकी है, और मिशन HCS में भी कुछ एक हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो प्रत्येक वर्ष जो है वो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। अब ये विश्व शौचालय दिवस क्यों मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि लोगों को जो है वो शौचालय और स्वच्छता के महत्व के बारे में जो है वो जागरूक किया जा सके। अब यहाँ से भी पहले तो 2020 में इस विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या थी, इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। 2020 के लिए जो इसकी थीम थी वो थी सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये याद रखिएगा, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, हिंदी में इसको कहेंगे सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, ये इसकी थीम थी। अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो है वो डील करता है किससे, स्वच्छता से। एग्जैक्टली जो है ये स्वच्छ जल और स्वच्छता से डील करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा गोल जो है वो डील करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कौन सा डील करता है, शौचालय से या फिर स्वच्छता से या फिर स्वच्छ जल से। तो ये गोल नंबर 6 आप याद रखिएगा। और शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम भी मैंने आपको बता दी। अब इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाए जा चुके हैं।
जो अभी तक हमने भी डिस्कस कर लिए हैं उन डेज़ के बारे में एक बार जान लेते हैं। देखो, इससे पहले जो इम्पोर्टेंट डे अभी तक मनाया गया था वो हमने भी डिस्कस किया था, और वो कौन सा था? वो था नेशनल लीगल सर्विसेज डे। नेशनल लीगल सर्विसेज डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे जो है वो मनाया जाता है 9 नवंबर को, ये आप याद रखिएगा। और 9 नवंबर से पहले कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया गया था? तो 9 नवंबर से पहले जो था वो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया था 7 नवंबर को। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये भी इम्पोर्टेंट डे था। और इससे पहले कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया गया था? तो इससे पहले मनाया गया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये 5 नवंबर को मनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट डेज आप याद रखिए जो अभी तक मनाए जा चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट स्टेट लेवल लोहड़ी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड एट हेरिटेज विलेज प्रागपुर ऑन। तो हेरिटेज विलेज प्रागपुर में प्रथम राज्य स्तरीय लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया गया था? आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।